हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डमैन इन क्लिप्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वृंदा वेब सीरीज के आगे के एपिसोड को, जिसमें आज सारे राज सामने आ जाएंगे। अगर आपको इसके पहले के एपिसोड देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख लीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में एसीपी मीडिया वालों को बता रहे होते हैं कि यह मर्डर्स एक सीरियल किलर कर रहा है, जो कि अब तक 16 लोगों की जान ले चुका है और अभी भी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद हम एसीपी को डीजीपी के पास देखते हैं, जहां डीजीपी उन्हें डांट रहे होते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द की जाए। और वो आनंद, जिसे वृंदा दोषी समझ रही थी, उसी के घर पर उसके फादर का मर्डर हो गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। फिर यहाँ वृंदा की बहन नैना अपने बॉयफ्रेंड के साथ चेकिंग के दौरान पकड़ी जाती है, जिसकी कार में शराब मिली थी। अब नैना का बॉयफ्रेंड पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर कांस्टेबल नहीं मानता और लड़का उसे बता देता है कि यह लड़की एसआई वृंदा की बहन है। तब ये सुनकर वहां खड़ा वृंदा का सीनियर सोलोमन उन्हें दोनों को पकड़कर थाने ले आता है, क्योंकि अब उसे वृंदा से बदला लेने का मौका मिल गया था, जो उसकी जगह पर खुद एसआईटी टीम का एक हिस्सा बनी बैठी थी। और वो उन्हें थाने लेकर चला जाता है। इधर आनंद के पापा को आज श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जहां वृंदा भी मौजूद थी। तभी वृंदा पर थाने से फोन आता है और वो थाने चली जाती है। सोलोमन के पास आती है तो उसे कहती है कि सर, आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए, बट मेरी बहन को जाने दीजिए। लेकिन सोलोमन तो पहले वृंदा से बदतमीजी करता है और फिर नैना के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिस पर वृंदा को गुस्सा आ जाता है और वह सोलोमन को मारने लगती है। तब उसे कांस्टेबल रोकते हैं। इसके बाद हम इन दोनों को सीधे एसीपी के सामने देखते हैं। पहले सोलोमन को डांटते हैं, पर सोलोमन कहता है कि मैं वृंदा को मेरे ऊपर हाथ उठाने के केस के लिए इसे नौकरी से निकलवा दूंगा। तब एसीपी सोलोमन को ऑफर देते हैं कि मैं तुम्हें एसआईटी टीम में ले लेता हूँ, पर वृंदा पर कोई एक्शन नहीं लोगे तुम। फिर एसीपी वृंदा को अपने बॉस पर हाथ उठाने के लिए 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर देते हैं, जिस पर वृंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। तब सारी वृंदा को आकर रोकता है कि चलिए मैं सर से बात करता हूँ, आपका केस में होना बहुत जरूरी है। लेकिन वृंदा तो गुस्से में सारथी को ही सुना देती है कि तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं है, तुम बस अपने बॉस की चापलूसी करो, वही तुम्हारे बच्चे पालेंगे ना। अब बच्चे की बात सुनकर सारथी भी वृंदा को उल्टा सीधा सुनाकर चला जाता है। इसके बाद रात को सारथी घर आता है तो हमें पता चलता है कि लेखा प्रेगनेंसी की न्यूज सारथी को बताने वाली है, पर सारथी तो आते ही गुस्से में लेखा पर भड़क जाता है, जिससे लेखा साइड में जाकर रोने लगती है और सारथी सोने चला जाता है। इधर वृंदा गुस्से में नैना को आकर डांटने लगती है कि तुम सुधर जाओ, तुम्हारे चक्कर में मेरी नौकरी पर बात आ गई है। पर नैना तो उल्टा वृंदा को ही सुना देती है कि तुम मेरी कोई सगी बहन नहीं जो भाषण देती रहती हो, और वह उसे कमरे में से बाहर निकाल देती है। तब वृंदा अपने कमरे में आकर सारा गुस्सा निकालती है और उसे उसकी माँ संभालती है। इसके बाद हम वृंदा को आनंद के पास देखते हैं, जो जिसके पापा के जाने पर शोक जताने आई, और वह कह देती है कि मैं अभी तक कातिल को ढूंढ नहीं पाई हूँ, इसीलिए आज तुम्हारे पापा मारे गए और मैं तो तुम पर ही शक कर रही थी। तब आनंद कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम अपना काम ही तो कर रही थी। मेरे पापा भी कहते थे कि जब तक हम जिंदा हैं हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। इसके बाद वृंदा ऑटो से घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी नजर रेलवे फाटक के ऊपर लगे कैमरे पर जाती है और उसे याद आता है कि रेलवे फाटक के ऊपर कैमरे लगे होते हैं, जिससे हम खूनी को शायद पकड़ लें। तब वो सीधा सारथी को फोन करके कहती है कि जहां अब्दुल की लाश मिली थी वहां के रेलवे फाटक के पास तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हमें वहां खूनी आता जाता दिख सकता है। तब पहले तो सारथी मना करता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर मान जाता है। अब ये दोनों मिलकर फाटक की रिकॉर्डिंग चेक करने लगते हैं, जिसमें एक गाड़ी को नोटिस करते हैं, जो इस फाटक से अब्दुल की मौत वाले दिन बार बार आना जाना कर रही थी। तभी वृंदा को याद आता है कि उस वेयर हाउस में जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ भी ऐसी ही गाड़ी के टायर के निशान थे, जिस पर इन्हें शक होता है कि किसी गाड़ी वाले पर, और वे देखते हैं कि इस गाड़ी को तो पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। तब वृंदा गाड़ी वाले की फोटो निकलवाती है और गाड़ी का नंबर नोट करके सीधा उस एरिया के थाने में पहुंच जाती है, जहां का इंचार्ज बताता है कि वो गाड़ी हमने पकड़ी तो थी, पर वो आदमी पागल था, क्योंकि जब हमने उसकी गुड़िया छेड़ी तो वो पागल सा हो गया था, इसीलिए हमने उसे जाने दिया, पर उसने जाने से पहले ये अंगूठे का निशान लगाया था। तब वृंदा उस अंगूठे के निशान को अपनी टीम के पास ले जाती है और उसे क्रिमिनल डेटाबेस से स्कैन करने को कहती है, जिस पर पुलिस वाला बताता है कि ये फिंगरप्रिंट किसी ठाकुर नाम के क्रिमिनल से मैच करते हैं, जिसने ज्वालापुर नाम के गांव में मर्डर किया था। तब वृंदा और उसके साथी ज्वालापुर गांव के लिए निकल जाते हैं।
जो काफी दूर था। और अगले दिन ये लोग पहुंचकर गांव के मुखिया से पूछते हैं कि हमें यहाँ रहने वाले ठाकुर की जानकारी चाहिए। तब ठाकुर का नाम सुनकर तो वो पहले मना कर देता है कि हम किसी ठाकुर को नहीं जानते, और वो इन्हें जाने के लिए भी कह देता है। फिर ये दोनों गांव के बाहर गांव वालों से ठाकुर के बारे में पूछते हैं, तो गांव वाले भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे पता नहीं किसी का नाम ले लिया हो, और कोई ठाकुर के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी वृंदा और सारथी के पास मुखिया का बेटा आता है, जो कहता है कि ठाकुर के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा क्योंकि सब उसके नाम से डरते हैं। और फिर वो असली कहानी बताता है कि असल में जब ठाकुर का जन्म हुआ तो उसकी माँ मर गई, जिसके बाद उसे उसके नाना नानी ने पाला। और जब पंडित जी को उसकी राशि दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा अपशगुन है, जिसने पिछले जन्म में 12 लोगों का खून किया था, और इस बच्चे के यहाँ रहने से गांव वालों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण गांव वाले ठाकुर से चिढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि ठाकुर की नानी भी ठाकुर से नफरत करती थी और वह ठाकुर से एक जानवरों की तरह व्यवहार करती थी। अब ठाकुर के पिछले जन्म के पाप धुल जाएं, इसीलिए उसे कई तरह की यातनाएं भी सहनी पड़ती थी। इसके बाद भी जब गांव वालों में कोई बुरा हादसा होता तो गांव वाले आकर ठाकुर को ही कोसते कि तू अगर यह बच्चा गांव में नहीं होता तो हमारे साथ ये हादसा नहीं होता। ऐसा करके ठाकुर बड़ा हुआ, जहां उसके सिर्फ उसके नाना से बनती थी, जो उसे प्यार भी करते थे, पर नानी के डर से उसके नाना भी उसको यातनाओं से बचा नहीं पाए। फिर एक दिन नाना चल बसे, जिसमें ठाकुर पूरी तरह से टूट गया, और ठाकुर की नानी उसे कहने लगी कि जिन लोगों को तूने मारा था ना, उनमें से एक आदमी कोई आएगा और तुझे जान से मार डालेगा। अब एक दिन गांव के कुछ लोग ठाकुर को उठा ले जाते हैं, जिनका मानना था कि अगर ठाकुर की बलि दे दी जाए तो गांव में कभी कोई दुख नहीं आएगा। और जब ये लोग एक एक करके ठाकुर की बलि देने वाले थे, तभी किसी तरह ठाकुर भागकर अपनी नानी के पास आ जाता है कि क्या पता मुझे वो बचा ले, पर उसकी नानी भी मना करने लगती है और वह गांव वालों को वहां बुला लेती है। तब ये देखकर ठाकुर अपनी नानी को ही मारकर भाग जाता है, जिसे पुलिस वालों ने पकड़ तो लिया, और गांव वाले ने बताया कि उसने तो अपनी नानी को ही मार डाला, जिसके बाद उसे जेल हो गई। फिर वो आदमी से ठाकुर के केस से जुड़ी कुछ डिटेल उन्हें देता है, जिसमें वो लोग ठाकुर को मारने वाले थे, उन सब ने रिचुअल करने के लिए अपने सिर मुड़वाए थे। इस पर वृंदा कह देती है कि इसका मतलब ठाकुर लोगों को मारने से पहले इन्हीं लोगों की तरह बनता है, फिर उन्हें मारता है, और उसका असली मोटिव क्या है ये समझ नहीं आया। तब सारथी कहता है कि मरने वालों का ठाकुर से जरूर कुछ तो कनेक्शन होगा जो हमें ढूंढना चाहिए। इधर हम ठाकुर को देखते हैं, जिसे अभी तक हम सत्या समझ रहे थे, और उसके पास वो चीनी की डोल कैसे आई वो हमें आगे पता चलेगा। फिर यहाँ वृंदा अपने घर आती है और अपनी माँ से बातें कर रही होती है। तभी उसकी नज़र सामने लगे न्यूज़पेपर पर जाती है और वह उसमें बताए गए हादसे के बारे में कुछ रिसर्च करने लगती है। तो जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब वह सीधा सारथी के घर आती है और उसे बताती है कि मैंने रिसर्च करी तो पता चला कि वह किलर उन लोगों को किसी पैटर्न के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को टारगेट बनाता है जो किसी भीड़ भाड़ के इलाके में काम करते हैं, और फिर वो उसी जगह पर जाकर हादसों को अंजाम देता है, जिसके कारण अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जैसे उसने एक इलेक्ट्रीशियन को मारकर पूरे चर्च में शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिससे आग फैल गई और काफी लोग मारे गए, और आश्रम में आए लोगों के खाने में जहर मिला दिया था, जिसके बाद लोग तड़प तड़प कर मारे गए, पर किसी को सीरियल किलर का ध्यान ही नहीं आया। और उस समय पुलिस वालों को लगा था कि इन लोगों को बस फूड पॉइजनिंग हुई होगी और कुछ नहीं। फिर यह जानकर सारथी के होश उड़ जाते हैं और वह कहता है कि अब उसने अब्दुल को मारा है, इसका मतलब है अब्दुल की जगह जाकर आज कुछ न कुछ कांड करने वाला है। तभी हम ठाकुर को देखते हैं, जो अब्दुल की जगह आज बस ड्राइव करके लोगों को लेने जा रहा था। तभी रास्ते में पुल पड़ता है, जिसमें वो बस गिरा भी देता है और बस के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर ठाकुर सीधा आनंद को फोन करता है कि मैंने अपना काम निपटा दिया है, यानी कि आनंद भी ठाकुर से मिला हुआ है, और यहीं पर यह एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम पास में सत्या को जुवेनाइल जेल में देखते हैं, जहां वो अखबार पढ़ रहा था। तभी वहां कुछ लड़के बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगते हैं, और तब पता चलता है कि अंदर कोई ठाकुर नाम का लड़का आया है और वो डर के मारे दरवाजा नहीं खोल रहा। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो सत्या ठाकुर को आकर बड़े प्यार से बाहर बुलाता है और उसे खाने को भी देता है, जिसके बाद से ठाकुर सत्या की हर बात मानने लगता है। और फिर हम समझ पाते हैं कि सत्या आज भी चीनी को याद करता है और उसे भगवान से नफरत है। फिर एक दिन सत्या ठाकुर से पूछता है कि तू इतना ज्यादा डरता क्यों है? तो ठाकुर बता रहे और मेरी नानी ने मुझे बताया कि उनमें से एक दिन एक आदमी मुझे मारने जरूर आएगा। जिस पर सत्या उसे कहता है कि ये सब लोग तुझे पागल बना रहे थे, ऐसी बातों पर विश्वास मत किया कर, और दुनिया में कोई भगवान वगैरह नहीं होता।
इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां बस में मरने वालों की लाशें पड़ी थी और वृंदा का अंदाजा सब लोगों को सही लग रहा था कि अब्दुल के मरते ही कोई इस बस को चला रहा होगा जिसने ये सब किया। तब एसीपी भी ठाकुर की फोटो का प्रॉपर स्केच बनवाकर उसे ढूंढने के लिए ऑर्डर दे देता है। साथ ही वो वृंदा को भी कहते हैं कि अब तुम वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लो। इसके बाद ये लोग ठाकुर को हर जगह ढूंढते हैं पर ठाकुर इन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वहीं हम आनंद को देखते हैं जो फाउंडेशन के लोगों के पास था और हमें पता चलता है कि फाउंडेशन में सिर्फ वही लोग हैं जो भगवान के नाम से सताए गए हैं। और यानी कि यहाँ ये भी रिवील होता है कि आनंद ही सत्या है जो इन लोगों को भगवान के नाम से नफरत करने के लिए उकसा रहा था। इसीलिए ये सब मिलकर ऐसे लोगों को मारते हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन सब का मानना था कि ये लोग भगवान को तो मानते हैं पर उन्हीं के नाम पर छोटे लोगों के साथ अन्याय भी करते हैं और कुछ तो धर्मों का खेल खेलते हैं कि हमारे भगवान सबसे ऊपर है। पर सत्या कहता है कि हम तब तक लोगों को मारेंगे जब तक वो भगवान को मानना ना छोड़ दें। तभी वहाँ ठाकुर आता है जिसे सत्या देखकर मुस्कुराता है। इधर सारथी से वृंदा उस दिन भला बुरा कहने के लिए माफी मांगती है और सारथी भी उसे माफ कर देता है। फिर सारथी कहता है कि ये ठाकुर सिर्फ भगवान से जुड़े लोगों को ही मारता है और इसका पैटर्न मुझे समझ आ गया है। और फिर वृंदा कहती है कि मुखिया के बेटे ने बताया था कि ठाकुर बहुत ही डरा हुआ है और अनपढ़ है, तो वो इतनी सफाई से इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। जरूर उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है, पर सारथी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इधर हम सत्या और ठाकुर को देखते हैं जब वे खाना खा रहे थे और आज भी ठाकुर सत्या की हर बात मानता है। उसी समय में वृंदा सत्या से मिलने आती है और ये लोग ठाकुर को छुपा देते हैं। फिर सत्या आनंद बनकर उन पुलिस वालों से मिलता है। तब वृंदा उसके पापा के बारे में सवाल जवाब करती है, क्या आप और आपके फादर कहीं जाने वाले थे? इस पर सत्या बताता है कि हाँ, हम जल्दी एक मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। जो सुनकर वृंदा श्योर हो जाती है कि इसीलिए उन्हें ठाकुर ने मारा होगा, क्योंकि वो भी भगवान को मानते थे, पर असल में तो उन्हें सत्या ने खुद मारा था। इधर नैना आज फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में थी और जब वो कार में बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और जब नैना मना करती है तो वो लड़का उसे खूब मारता है। अब नैना का फ्रेंड सीधा वृंदा को कॉल कर देता है, जो आते ही उस लड़के को पूरी तरह से पीटती है और गुस्से में नैना को लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नैना का बदला लेने के बाद नैना आज वृंदा से काफी अच्छे से बात करती है और नैना रिवील भी करती है कि मुझे तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम अपने काम में परफेक्ट हो, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करती थी। इसके बाद इन दोनों में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इधर सारथी जब घर आता है तो उसकी बीवी नाराज थी। तभी सारथी को प्रेगनेंसी टेस्ट दिखता है और न्यूज़ जानकर सारथी रोने लगता है कि वह अब पूरे 10 साल बाद बाप बनने वाला है। तब लेखा उसे संभालती है और इसके बाद आज एसीपी अपनी टीम से कह रहे होते हैं कि कितने सारे मर्डर्स हो चुके हैं लेकिन खूनी अभी तक पकड़ा नहीं गया। जिस पर वृंदा कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और वो एसीपी को एक झूठा नाटक करने को कहती है, जिसके लिए एसीपी भी मान जाता है। अब अगले दिन मीडिया के सामने वृंदा ये अनाउंस करती है कि ठाकुर जहाँ कहीं भी छुपा है उसने पिछले जन्म में जिन 12 लोगों को मारा था उन्हीं का बदला लेने के लिए मेरा जन्म हुआ है और अब मैं ठाकुर को जान से मार दूंगी। अब ये न्यूज़ मीडिया में आने के बाद वायरल हो जाती है और ये पुलिस वाले कैसी बातें कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या, लोग उनका खूब मजाक बनाते हैं। लेकिन यहाँ वृंदा का तो प्लान अलग ही होता है। वो ऐसे करके ठाकुर को उकसाना चाह रही थी। अब इसके बाद जब ठाकुर सत्या के घर पर टीवी देख रहा होता है तब उसे न्यूज़ में वृंदा दिखती है और वो यही बातें कह रही थी कि मैं ठाकुर को मारने के लिए पैदा हुई। जो सुनकर ठाकुर बौखला जाता है कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा वरना ये मुझे मार डालेगी। तब सत्या आकर ठाकुर को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फिर वो ठाकुर को आज रात कहीं और शिफ्ट करने के लिए कह देता है ताकि मामला थोड़ा शांत होने तक ठाकुर छुपा रहे। वहीं रात को वृंदा के घर के बाहर सब लोग सिक्योरिटी में बैठे थे क्योंकि वृंदा को यकीन था कि ठाकुर उसे मारने जरूर आएगा। पर यहाँ सोलेमन जो अब तक एसआईटी टीम में काम कर रहा था उसे भरोसा नहीं होता और वो घर जाने लगता है। तब उसके टीम वाले उसे रोकते हैं। वहीं हम ठाकुर को देखते हैं जो सत्या के आदमी के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो आदमी खाना लेने के लिए उतरता है तो ठाकुर को वृंदा की बात याद आ जाती है कि मैं ठाकुर को मार डालूंगी और वो गाड़ी लेकर सीधा उसे मारने के लिए वृंदा के घर पहुंच जाता है। तभी सारे पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं कि ठाकुर आ गया और जैसे ठाकुर वृंदा को मारने अंदर जाने वाला और उसे पुलिस वालों पर शक हो जाता है कि शायद ये लोग मुझे पकड़ने आए हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागता है और वृंदा के साथ साथ सारे पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। हालांकि ठाकुर किसी के हाथ नहीं आता
फिर जब वृंदा ठाकुर को ढूंढते हुए आती है तो ठाकुर उस पर उल्टा हमला कर देता है और वृंदा को मारते हुए कहता है कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। अब जैसे ठाकुर वृंदा को जान से मारने वाला था तो वहाँ सारथी उसे शूट कर देता है और ठाकुर मारा जाता है। वहीं वृंदा के घर के बाहर सत्या को आता देखती है, जिससे वहाँ ठाकुर का बैग मिलता है और वो उसमें से चीनी वाली डॉल ले जाता है। हालांकि वो समझ गया था कि ठाकुर अब लौट कर नहीं आएगा और यहीं पर एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम सत्या को एग्जाम देते हुए देखते हैं, जो ठाकुर के पूछने पर बताता है कि मुझे जुवेनाइल से बाहर घूमना था, इसीलिए एग्जाम देने आया हूँ। पर हमें पता चलता है कि सत्या पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा है और अब प्रेजेंट में वृंदा को होश आता है, जिसे काफी चोट आई थी और अब ठाकुर को मारने के लिए सारे पुलिस वालों की तारीफ होती है जिन्होंने एक सीरियल किलर को मारा है। इसके बाद रात को जब वृंदा ठाकुर के केस के पेपर्स रखकर केस क्लोज कर रही थी, तभी उसे कुछ याद आता है और वो ठाकुर का फोन देखने लगती है। फिर वो सारथी को बताती है कि जिस भी दिन ठाकुर ने मर्डर किए थे, देखो वो मर्डर करने से पहले इसी नंबर पर बात करता था, यानी कि उसके साथ जरूर कोई और भी मिला हुआ था। साथ ही वो बताते हैं कि ठाकुर ने मुझे मारने से पहले कहा था कि हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। तभी इनको ठाकुर की पोस्टमार्टम से पहले की फोटोज मिलती हैं, जिसमें सत्या नाम का टैटू कराया हुआ था। ये देखकर दोनों सत्या का पता लगाने लगते हैं और पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पर उन्हें पता चलता है कि ठाकुर के साथ जेल में सत्या नाम का लड़का था, जो अक्सर भगवान के नाम से लोगों से झगड़ा भी करता था। उनकी काउंसलिंग हुई तो उसने कहा था कि जब दुनिया में भगवान को मानने वाले नहीं रहेंगे तब ये दुनिया अच्छी रहेगी। इससे कंफर्म हो जाता है कि ठाकुर का साथी सत्या ही है और फिर पता चलता है कि उसे कोई रघु नाम का आदमी बेल दिलाकर अपने साथ ले गया था। ये देखकर वृंदा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रघु तो वृंदा के पापा का नाम था। इसके बाद वृंदा सीधा अपने घर आकर अपनी माँ से सत्या के बारे में पूछती है, जो नाम सुनकर उसकी माँ भी दंग रह जाती है। फिर वृंदा के बार बार पूछने पर आज वो उसके पापा के डॉक्यूमेंट निकाल कर दिखाती है तो सत्या और कोई नहीं, तुम्हारा सगा भाई है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ सत्या के बारे में रघु को पता चला था तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वृंदा को सत्या से मिलवाऊंगा, पर उसकी पत्नी मना कर देती है कि वो एक अपराधी है, उसे वृंदा से मत मिलवाओ, और वैसे भी अब मैंने वृंदा को अपनी बेटी मान लिया है, इसीलिए अब वो कहीं नहीं जानी चाहिए। तब रघु अपनी वाइफ से वादा करता है कि मैं सत्या को तभी इस घर में लाऊंगा जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि सत्या सुधर गया है, जिसके बाद हम सब फैमिली की तरह रहेंगे और तब तक मैं सत्या को उसकी बहन के बारे में नहीं बताऊंगा। फिर अगले दिन रघु सत्या से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। पर सत्या तो मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। जिस पर रघु कहता है कि तुम आराम से सोच लो, बाहर निकलकर तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, मैं फिर कल आऊंगा तो बता देना। इसके बाद रात को ठाकुर सत्या से कहता है कि तुम्हें बाहर पढ़ने जाना चाहिए ताकि तुम बाद में मुझे जेल से बाहर निकाल लो। तब सत्या भी इसके लिए मान जाता है और रघु उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं जाने से पहले सत्या ने ठाकुर को अपना चीनी वाला खिलौना दिया था कि ये मेरी बहन का है, पर मेरी याद के तौर पर तुम इसे रख लो, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। फिर रघु सत्या का एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराकर उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जहाँ ऐसे दिन बीतते रहते हैं और रघु बीच बीच में सत्या के लिए कपड़े, जूते और पैसे वगैरह भेजता रहता था। हालांकि सत्या को इन सब चीजों में से किसी भी चीज का शौक नहीं था, वह तो बस पढ़ता और सिर्फ बाहर घूमता था। जिस दिन हम देखते हैं कि अगर कोई उसके भगवान की बात करे तो वह उसे चुप कर देता था। अब एक दिन सत्या के हॉस्टल में काम करने वाले की बेटी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो आदमी बताता है कि मेरी बेटी मंदिर गई तो वहाँ उसे पीरियड्स आ गए थे, इस वजह से वहाँ के पंडित ने उसे धक्का दे दिया, ये कहकर कि इसने मंदिर को मैला कर दिया और वो लड़की सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तब डॉक्टर उस आदमी को इलाज का खर्च बताते हैं, जो कि 10,000 रुपए थे। तो वो पैसे लाकर सत्या देता है, क्योंकि सत्या के पास रघु के दिए हुए पैसे थे जो वो खर्च नहीं करता था। इसके बाद एक दिन सत्या से मिलने रघु आता है और सत्या उसे कहता है कि मुझे ऐसी सड़ी हुई दुनिया में नहीं रहना, मुझे मेरे जुवेनाइल वापस भेज दो, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। पर रघु उसे समझाता है कि तुम्हें दुनिया के लिए अच्छा काम करना चाहिए, ऐसे भागना नहीं चाहिए। जिसके बाद आज सत्या दिल खोलकर उससे सारी बातें करता है और रघु भी उसे जीने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण सत्या का माइंडसेट पूरा बदल गया था। फिर अगले दिन से सत्या ने रघु के दिए हुए कपड़े पहनना शुरू कर दिया और मन लगाकर पढ़ाई भी करनी शुरू कर दी। साथ ही सत्या ने लोगों की मदद भी करना स्टार्ट कर दिया, जिससे सत्या के काफी सारे दोस्त भी बन गए। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और सत्या पूरी तरह बदल चुका था, जिसे आज उसकी ग्रेजुएशन पर रघु वृंदा से मिलवाने के लिए घर लाने आया था। फिर जब वो सत्या के पास पहुंचता है तो सत्या तो किसी और लड़की की मदद के लिए जा रहा था और वह रघु को बताता है कि एक लड़की को उसके धर्म के लड़के ने प्रेग्नेंट किया और वह अब उसे छोड़कर भाग गया।
इसीलिए उस लड़की को वहाँ के लोग मार न डाले, मैं उसे वहाँ से निकाल कर शहर भेज दूंगा। हमें बस गांव के बाहर से लड़की को लेकर शहर जाना है। तभी लोग गांव के बाहर इंतजार करने लगते हैं, पर वह लड़की आती ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि गांव वालों को लड़की की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह लड़की को जाने से मना करने लगते हैं और उसे जान से मारने वाले थे। तभी वहाँ सत्या अंदर आ जाता है और उन लोगों को रोकने लगता है। उसके साथ रघु भी आता है, जो शांति से लड़की को ले जाने की बात कर रहा था। पर उन लोगों का लीडर अपने भगवान के नाम पर पहले तो रघु और सत्या को जान से मार देता है और फिर उस लड़की को भी मरवा डालता है, क्योंकि उनके लिए बिना शादी के प्रेग्नेंट होना एक गुनाह था। जिसके बाद वही सीन आता है जहाँ रघु की फैमिली रघु के लिए रो रही थी और पुलिस वाला रघु की बीवी को बताता है कि लड़की को बचाते हुए वो मारे गए। उनके साथ एक सत्या नाम का लड़का भी था, जो शायद जिंदा है। क्या आप उसे जानती हैं? तब रघु की बीवी मना कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सत्या के आने से वृंदा उनसे दूर चली जाएगी। अब प्रेजेंट में ये सारा सच जानने के बाद वृंदा खूब रोती है। वहीं इधर सत्या अपने साथियों से कहता है कि हमारे सारे लोगों को बुला लाओ, क्योंकि अब ठाकुर के मरने के बाद हम उनसे भी बड़ा कोई हादसा करेंगे। और यहीं पर ये एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सत्या को होश आता है और उसे पता चलता है कि रघु तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और सत्या की हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक थी, जिसका उसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। और धीरे धीरे सत्या रिकवर हो जाता है। पर सत्या के मन में रघु की मौत के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था, क्योंकि रघु ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया था, पर वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद जब सत्या बाहर आता है तो वो अपने उन्हीं साथियों के साथ एक ग्रुप बनाता है जो भगवान को नहीं मानते थे। ऐसे ही करते करते वो लोग ऐसे लोगों की मदद करने लगते हैं जिन्हें मंदिर के पुजारी और मस्जिद के मौलवियों ने परेशान किया था, जिससे धीरे धीरे करके उन लोगों का ग्रुप बड़ा हो गया। और फिर एक दिन सत्या आकर ठाकुर को भी रिहा करवा लेता है और उसे ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसी दौरान ठाकुर ने अपने चेस्ट पर सत्या का नाम गुदवाया था, क्योंकि सत्या ही उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। खैर, इसके बाद ठाकुर भी भगवान के नाम पर अन्याय करने वाले लोगों को मारने लगा, पर उसका मारने का तरीका सबसे अलग था। पहले तो वो लोगों को गंजा करता, फिर उन्हें जान से मारता था। जिसके बाद मौका पाकर सत्या ने आनंद नाम के लड़के को मारकर उसकी जगह ले ली और करोड़ों का मालिक बन गया। इसी तरह से उसने अपने फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसमें भगवान को ना मानने वाले हर धर्म के लोग शामिल थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वृंदा कहती है कि भले ही वो मेरा भाई, लेकिन इतने सारे क्राइम करने के लिए मैं उसे पकड़ कर रहूंगी। और वृंदा के बाद इसके बाद सत्या की खोज स्टार्ट हो जाती है, पर सत्या के बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि बड़े होने के बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। वहीं हम सत्या को देखते हैं, जो अपने ग्रुप के साथ एक और मास मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। फिर एक रात जब वृंदा सत्या के बारे में रिसर्च कर रही थी, तभी से आनंद और उसके पिता की फोटो दिखती है, जिसमें उन दोनों की शक्ल कहीं से भी मैच नहीं कर रही थी और साथ ही आनंद के साइन में भी बहुत बार गड़बड़ी थी। जिसके बाद वृंदा को सब कुछ समझ आने लगता है कि कहीं आनंद ही तो सत्या नहीं, क्योंकि वह भी तो भगवान को नहीं मानता। और उसने एक दिन सेम वही बात कही थी जो मेरे पापा कहते थे कि इंसान को अपने अच्छे काम करते रहना चाहिए। इसका मतलब आनंद पापा से मिला था। और ये सब सोचने के बाद वृंदा सीधा आनंद के घर आती है और साथी को भी बुला लेती है, पर यहाँ तो कोई होता ही नहीं। और वृंदा सोचने लगती है कि ये सब लोग गायब हो गए हैं, इसका मतलब वो सत्या कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा होगा और उसके फाउंडेशन के सारे लोग उसके साथ ही होंगे जो भगवान को नहीं मानते। तभी वृंदा को याद आता है कि मैंने तो आनंद की कार के नीचे GPS ट्रैकर लगाया था, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। और वो उसे एक्टिव करती है तो वो गंगावरम नाम की एक जगह दिखाता है। तब सारथी ACP को फोन करके सारी बात बताता है कि वो सत्या गंगावरम में कुछ बड़ा करने वाला है, जिस पर आज 25 साल बाद ग्रहण के बाद पानी में माता की ज्योति दिखेगी, जहाँ काफी सारे लोग स्नान करने आएंगे। तब वृंदा कहती है कि आप टीम को लेकर जल्दी से पहुंचो, वहाँ सबकी जान खतरे में है। और इसके बाद वृंदा और सारथी सीधा गंगावरम के मंदिर में पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ तो सत्या के आदमी पहले से ही चारों तरफ फैले हुए हैं। अब वो क्या करने वाले हैं ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पहुंचकर वृंदा सत्या को ही ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि सत्या क्या करने की सोच रहा है। वहीं ACP पहुंचकर जैसे ही माइक पर अनाउंस करने लगते हैं कि इस मंदिर को खाली कर दो, तब सत्या का एक आदमी आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे ACP भी कुछ नहीं कर पाती। तभी वृंदा की नजर सत्या के एक आदमी पर जाती है और जब वो उसे पकड़ने के लिए भागती है तो उतनी देर में उसका पैर फिसलने से जैसे ही वो नीचे गिरती है तो वो देखती है कि ऊपर पाइप से एक लिक्विड नदी में जा रहा है, जो देखकर वृंदा समझ जाती है कि सत्या ही कर रहा होगा। जरूर वो इस तालाब में आग लगाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में सारे लोग इस तालाब में नहाने आ जाएंगे
और फिर सब जलकर मारे जाएंगे। इसके बाद वृंदा सारथी को बताती है कि किसी को भी इस तालाब में घुसने मत देना और वो सीधा सत्या को रोकने ऊपर पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं कि सत्या वहीं से पाइप के जरिए डीजल डाल रहा था और उसने आधे से ज्यादा तालाब भी डीजल से भर दिया था। यहाँ आकर वृंदा पहले तो सत्या को प्यार से समझाती है कि ऐसा मत करो और वो कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन चीनी हूँ, लेकिन सत्या उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ के साथ चीनी को भी गाँव वालों ने मार डाला था। तब वृंदा उसे अपने पापा के बारे में बताती है कि जिसने मुझे पाला। वो कह देती है कि रघु ने मेरे लिए तुम्हें भी सुधारा था ताकि वो यहाँ अपने बेटे की तरह तुम्हें, और फिर वो सत्या को साथी कहकर बुलाती है, जो चीनी सत्या को बचपन में कहती थी। तब सत्या को यकीन हो जाता है कि ये तो चीनी है, पर सत्या कहता है कि अब मैं लड़ाई बीच में नहीं छोड़ सकता क्योंकि ऐसे लोगों के कारण हम दोनों अलग हुए थे, इसीलिए भगवान को मानने वाले हर इंसान को मरना पड़ेगा। और वो फिर वही जैसे ही पाइप में आग लगाने वाला होता है तभी उसे रोकने के लिए वृंदा उस पर गोली चला देती है, पर सत्या यहाँ मारा जाता है। जिसके बाद वृंदा सबसे पहले वहाँ टंकी से आग बुझाती है और इतने बड़े हादसे को होने से उसने रोक दिया था। हालांकि वो अपने भाई को मारकर काफी ज्यादा दुखी थी और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।